सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जिसमें हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स वो वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के प्रीलिम्स के लिए। मतलब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 34 या 33 डेज़ बाकी हैं। तो हम इस सीरीज़ को केवल लिमिटेड रखने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ और यूपीएससी का जो प्रीवियस ट्रेंड्स रहे हैं उनके बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती हैं। सो वाई दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोज़, इट इज़ नॉट जस्ट बल्कि करंट अफेयर्स वीडियो। हम इसको करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं रखने जा रहे हैं। हम इसमें ओनली हाई प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक्स रहते हैं जिनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जिनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे हमारी जो तैयारी है वो स्मार्ट एंड फोकस्ड प्रिपरेशन के रूप में बदल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा। जिन भी लोगों को लगता है कि मैं ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन उठकर आ जाएगा और आप यहाँ से याद करके जाएंगे और वो आप सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि यूपीएससी वो एग्ज़ाम नहीं है जो इस तरीके से याद करने से क्वालिफाई हो जाए। तो यूपीएससी के लिए तो हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद हमें तैयार रहना पड़ता है कि यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमको कॉमन सेंस या हमारे इंसाइट के बेसिस पे उसको सही करना होगा। तो यही स्ट्रेटेजी हमको लेके चलनी पड़ेगी और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक कंप्लीट नोट है उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप उस रेस में एटलीस्ट होंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का अपना मोटो आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि इस यूपीएससी के मार्केट में जो अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है जो आप तक रेगुलर हर तरीके से आपके पास पहुंचती जाती है, आप उसको ग्रैब करते जाते हैं और कंफ्यूज होते जाते हैं, उससे आपको दूर रख के और एक कंसाइज आपको फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना। बिकॉज यूपीएससी के मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो कन्फ्यूज़न की है। एस्पिरेंट लगातार कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। मैं खुद भी इसी प्रॉब्लम से कई बार गुजरा हूँ और मैंने इसका सॉल्यूशन एंड में ऐसे निकाला कि मुझे लगा कि यूपीएससी को अल्टीमेटली 100 क्वेश्चन ही पूछने हैं। तो यूपीएससी इधर उधर की चीज़ें पूछने की बजाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछता है। इसलिए मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई और इसको कई बार यूज़ भी किया अपने पेपर्स में और वो मेरे लिए कारगर भी सिद्ध हुई। तो मैं हमेशा इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग डायमेंशन से पढ़ता था और यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को देखकर उनको डीप में पढ़ता था। जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती थी उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं उनको पढ़ता था। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात, आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं और मेरे हिसाब से बनाना ही चाहिए, क्योंकि जब बार बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो ही इसका असली फ़ायदा आपको होगा। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी डलवा दूँगा। सो फर्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो अभी कुछ टाइम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे जो रहे हैं ज्ञानेश कुमार, उनको हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव लाने पर विचार किया गया था। हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव लाया नहीं गया था, उस पर केवल विचार किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लियरिटी हमारे को होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के प्रति। तो उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का, यानी कि वो बायस्ड बिहेवियर कर रहे थे दूसरे जो पार्टीज़ थे उनके साथ, और जो एसआईआर सर्वे भी जो हुआ उसमें भी उनके विरुद्ध पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा था। तो यूपीएससी का जो पूछने का इसमें ट्रेंड है वो सबसे पहले यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। तो हम सबसे पहले इसमें संवैधानिक प्रावधान देखेंगे कि क्या क्या उनके बारे में लिखा गया है संविधान में। तो सीईसी को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका होगा, जो प्रोसेस होगा, उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324(5) में लिखा गया है। यानी कि आर्टिकल 324(5) में उनकी प्रक्रिया दी गई है कि सीईसी को कैसे हटाया जाएगा। अब इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा ये गया है कि सीईसी को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से आर्टिकल 124(4) में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। यानी कि जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है उसी तरीके से इनको हटाया जाएगा। और अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो है तरीका और एक है आधार।
यानी कि तरीका मतलब होता है प्रोसेस, और दूसरा आधार मतलब होता है ग्राउंड्स। तो जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड जो हटाने के ग्राउंड्स होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के होते हैं। तो ये क्लियरिटी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे जो पेंच होते हैं वो वहीं यूपीएससी हमको वहाँ पे फंसाता है। तो आगे इसमें है कि चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जो सीईसी हैं उनके शर्तें और कार्यकाल, उनके टर्म्स और कंडीशन को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, जहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि महाभियोग शब्द का जो है वो, यानी कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है संविधान में, और कहीं भी नहीं किया गया है। यूपीएससी का ट्रेंड है कि यूपीएससी हमेशा अक्सर ऐसा करती हैं कि स्टेटमेंट ऐसा बनाती है कि भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान में ये जो सीईसी हैं या और कोई भी कहीं भी जगह महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वो केवल आर्टिकल 61 में किया गया है, और वो महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो पीछे हमने दो शब्द देखे थे, आधार और प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस और ग्राउंड्स, तो वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। आधार यानी कि ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के आधार पर उनको हटाया जाता है। तो पहला उसमें है दुर्व्यवहार, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऐसा प्रूव हो जाना चाहिए कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। और दूसरा ग्राउंड है अक्षमता, यानी कि इनकैपेसिटी, या मान लीजिए कि वो अक्षम है, इनकेपेबल है किसी भी चीज़ को, किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस आधार पे उनको हटाया जा सकता है। और दुर्व्यवहार है, ये किसी भी ये कैसे प्रूव होगा कि दुर्व्यवहार है, इसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है वो उस पर विचार करती हैं, उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है कि दुर्व्यवहार है या नहीं है। और इसमें हम अगर आगे चलें तो प्रक्रिया जो किस प्रोसेस का फॉलो करते हैं उसको लिखा गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जैसा कि हमने देखा था आर्टिकल 124 में लिखा गया है। तो वहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है वो इसी में दिया गया है, जजेस। तो ये एक और ऐसा फैक्ट है जो यूपीएससी को बहुत फेवरेट है, और यूपीएससी अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है कि यूपीएससी जो ये लिखा हुआ है ना, प्रक्रिया जो दी गई है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है, यूपीएससी इसको घुमा फिरा के और एक स्टेटमेंट बना देता है कि ये जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुसार है। तो हमें दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर रखना है कि ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस है, वो संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, और ये जो प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। अच्छा, आगे हम इसमें चलें तो प्रस्ताव की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लोकसभा से कर सकते हैं, चाहे हम राज्यसभा से कर सकते हैं, लेकिन दोनों में शर्त ये है कि लोकसभा के लिए मिनिमम 100 जो मेंबर होते हैं उनके जो साइन है वो ज़रूरी है, और राज्यसभा के लिए ये 50 मेंबर्स के साइन ज़रूरी होते हैं। अब प्रस्ताव लाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके पास ये ताकत होती है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रस्ताव को, और चाहे तो उसको नकार भी सकते हैं, अस्वीकार भी उसको कर सकते हैं। और इसके बाद जब वो स्वीकार अगर कर लेते हैं इसको, तो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें कौन कौन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हैं, यहाँ पे सीजेआई नहीं है, ध्यान देने की बात तो ये है कि यहाँ पे सीजेआई नहीं है, कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो मेंबर होगा वो सीजे ऑफ एनी हाई कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के, यहाँ पे सीजे हो गए, चीफ जस्टिस हो गए यहाँ पे। और तीसरे जो हैं वो हैं कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, यानी कि प्रतिष्ठित न्यायविद, जो कि राष्ट्रपति की नज़रों में कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता होगा तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर इस पर मतदान देखें तो समिति अगर सही आरोप पाती है तो संसद में उसको प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाना शुरू करता है। अब इसमें अगला चरण मतदान का होता है। यदि समिति आरोप सही पाती है, मान लीजिए कि समिति ने पाया कि हाँ ये आरोप सही लगाए गए हैं, तो संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाता है, यानी कि अब वोटिंग होगी। और वोटिंग हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पद है हमारे लोकतंत्र में, तो उसके लिए विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत यानी हम जानते हैं कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी कि 2/3, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब जाके उसको पारित माना जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है कि दोनों सदनों को किसी एक ही सत्र में प्रस्ताव पारित करना होगा, एक साथ दोनों को एक ही सत्र में प्रस्ताव पारित करना होगा। ऐसा नहीं कि एक सत्र में लोकसभा ने कर दिया और अगले सत्र में राज्यसभा पारित करी तो उसको सही नहीं माना जाए। अब जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद जो है वो राष्ट्रपति को संबोधन भेजती है, और राष्ट्रपति जी मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रेमेडीज़ नहीं है, सीईसी के पास, उनको भी अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार होता है सदनों में, तो वो चाहें तो अपनी बात को रख सकते हैं। कानूनी ढांचा क्या है इसमें।
अब रिसेंटली इसमें एक डेवलपमेंट हुआ था, वो ये है कि 2023 में एक एक्ट लाया गया, और ये जो एक्ट था उसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। जो इसकी सेक्शन 11 है इसका, उसमें त्यागपत्र और बर्खास्तगी के बारे में जो प्रावधान थे उनको क्लियरली मेंशन कर दिया गया, और वो किसके अनुरूप थे, वो आर्टिकल 324(5) जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उस आर्टिकल के अनुरूप इसमें उनको मेंशन कर दिया गया। और इससे पहले तो ये हमने देखा था कि जजेस एक्ट 1967 जो था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्लियरली इनको मेंशन कर दिया गया। सॉरी, ये 1968 था। तो अब चलो हम आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, उसके साथ ही जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ये, और इनको ये याद ही होने चाहिए डायरेक्टली। तो इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 324। इसमें जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है, और सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में बताया गया, और चुनाव कराने की जो पूरी शक्ति हैं उसके बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद भी इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं बार बार, इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 325। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है कि सामान्य मतदाता सूची पूरे देश की एक ही होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग मतदाता सूची होगी और केंद्र की अलग मतदाता सूची होगी, या किसी धर्म या जाति के आधार पर कोई अलग अलग मतदाता सूचियाँ नहीं होंगी, सभी की एक सामान्य मतदाता सूची होगी। इसके बाद आता है 326, जिसमें एक यूनिवर्सल वोटिंग राइट के बारे में बताया गया कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से हो, अगर वो 18 वर्ष से ऊपर का है तो उसको वोटिंग राइट होगा। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 327 में संसद चुनाव से जुड़े कानून बना सकती। स्वाभाविक सी बात है, कौन बनाएगा, संसद ही बनाएंगी, संसद के पास ये पावर है। और उसके बाद 328 में राज्य विधानसभाओं के बारे में भी इसी तरीके का प्रावधान है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक जो आर्टिकल 326 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें यूपीएससी ने इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल वोटिंग राइट है, तो यूपीएससी ने इसमें पूछा था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप लोग इसमें मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब इसमें एक लास्ट आर्टिकल 329 और बचता है, जो कि ये बताता है कि इसमें कोई भी जो कोर्ट्स हैं उनका कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो भी डिसीजन लेने होंगे वो सरकार ही लेगी, और कोई चुनौती अगर देनी है तो वो चुनाव के बाद ही दी जा सकती है। अब लास्ट में हमको थोड़ा सा ये भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भी देख लेना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी राज्य सिविल सेवा में ये पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही एक ये डेट और है जो हमें याद रखनी चाहिए कि 1 अक्टूबर 1993 यानी कि 1 अक्टूबर 1993 से ये जो हमारा निकाय है ये बहुसदस्यीय लगातार, मतलब कंटिन्यूसली, उसके बाद से हम 2 या 3 मेंबर हमारे कंटिन्यूसली उसके बाद से इसमें हैं। तो इस टॉपिक को हम लक्ष्मीकांत से और अदर बुक से हमको और पूरा डीप में देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नोट हम डाल के मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। तो ये कि इंडिया में अभी तक इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सीईसी को नहीं हटाया गया है, ये याद ही रखना चाहिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। और इसमें यह कि हाँ, 1990 के आसपास टीएन सेशन जो बहुत ही हमारे रिनॉन्ड हमारे सीईसी रहे हैं, बहुत दमदार इनका व्यक्तित्व रहा है, इन्होंने इनके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव लाने की चर्चाएं जरूर शुरू हुई थी, हालांकि इनके विरुद्ध भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, और पारित होना तो दूर की बात है। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और कंटिन्यूसली ऐसे ही कंटेंट के लिए और ऐसे वीडियो के लिए कर्मशिला अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अब जो लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है वही हमारे प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जिसने इस टाइम का सबसे सही यूटिलाइज़ किया वो ही फाइनली मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है या ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, बल्कि जो हमको करना है वो ये है कि हमको हमने जो पढ़ा हुआ है उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और अपनी तैयारी को ज़्यादा कंसाइज करते जाना है। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।